मेम्ब्रेन भी असेस कर लेंगे। उसके बाद बच्चे आ जाती है जो आगे का पोर्शन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, वो आपको पता है डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, तो उसको असेस करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शनल एग्जामिनेशन करना है ना। अच्छा, फंक्शनल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं उसका हेयरिंग आ जाती है, उसका बैलेंस। हेयरिंग के लिए हमने ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करना है। ट्यूनिंग फोर्क के लिए हमने हमेशा 5-12 का ट्यूनिंग फोर्क उठाना है, दैट ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ज्यादा करीब है, ठीक है, जो हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। सो इसको 512 वाला खाने में आपको 56 भी पड़ा होगा, 512 भी पड़ा होगा, आपने 56 नहीं खाना, 512 खाना है। 512 खाने के बाद आपने सेम वैसे ही स्ट्राइक करने के बाद पेशेंट को हियरिंग उसकी फेमिलियर करवा लें। फिर उसके बाद आप फेमिलियर जब हो जाएगा तो पेशेंट आपको अच्छा रिस्पांस देगा, करेक्ट रिस्पांस देगा, वरना पेशेंट को आवाज का पता नहीं होगा, फेमिलियर नहीं होगा तो आपको गलत जवाब देगा और आप रॉन्ग परसीव कर जाएंगे, ठीक है। तो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट करते हो, ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट आपको दो करवा रहा हूं, एक रेनिस एंड एक वेबर। बाकी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंशियल स्वाबे भी होता है, उसको थ्योरेटिकल पढ़ लीजिएगा तो कोई भी परफॉर्म नहीं करवाता आपसे, ठीक है। रेनिस के अंदर रेनिस का क्या होता है कि ये जो हम सुनवा रहे हैं यहां से ये एयर कंडक्शन है वाया ऑसिकल्स वाया ऑसिकल्स, और जो पीछे सुनाते हैं दैट इज द बोन कंडक्शन को बोन से कंडक्ट होके और डायरेक्टली कोक्लिया तक पहुंचती है, ठीक है। जाती तो ये भी कोक्लिया तक ही है, लेकिन ये वाया ऑसिकल्स जाती है, वाया ऑसिकल्स एंड देन इनर ईयर में क्या पड़ा होता है, मिडल ईयर होता है ना, मिडल ईयर में ऑसिकल मिडल ईयर में वहां यहां से यूं समझ लो ये आपकी जो आपकी एक्सटर्नल अकॉस्टिक एनर्जी इस सूरत में जा रही होती है, अकॉस्टिक एनर्जी जाकर जो आपके मिडिल एयर के अंदर कन्वर्ट होती है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी वहां पे क्या पड़ा हुआ है, ऑसिकल्स पड़े हुए हैं, मैकेनिकल एनर्जी जाकर अंदर इनर एयर में एंडोलिम्फ को पुश करती है और पुश करने के बाद कन्वर्ट हो जाती है इनटू इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी आगे जाकर वो एंडोलिम्फ मूव होकर आपके जो कॉक्लियर होता है आगे ऑफ कार्टाइल पे इसको मूव करता है, देन कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे जाकर ब्रेन में जाती है, ठीक है। सो ये जो है आपका बेसिकली वो मैकेनिकल वाला पोर्शन है जो ऑसिकल्स के थ्रू जा रहा है, जो ये स्तर है, और ये बोन वाला जो है वो डायरेक्ट जाके उसको परसीव करवाता है। सो आपने हमेशा जो एयर कंडक्शन होती है दैट इज अ बेटर देन बोन कंडक्शन, तो आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आप जो कम वाली है वो पहले सुनवाई जैसे दोस्त ने जल्दी खत्म होने वाली स्ट्राइक किया, आपको बात आ रही ये अच्छी थी ये अच्छी है, ये अच्छी है, एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, सेम दूसरी साइड पर परफॉर्म करना है तो आपको उसकी पता लग जाएगा। अब आ जाए इसकी परसीव करना है, ये पेशेंट परसीव क्या इसकी आगे इंटरप्रिटेशन आ गई। इंटरप्रिटेशन में अगर एयर कंडीशन बेटर देन है बोन कंडीशन दैट इज अ नॉर्मल, ठीक है। अगर बोन कंडीशन इज बेटर देन एयर कंडीशन देन दो ऑप्शन है आपके पास, या तो सेम एयर का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है या अपोजिट एयर का सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है। उसे कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेबर टेस्ट करवाते हैं। वेबर टेस्ट पे स्ट्राइक किया और फोरहेड पे इधर पेरोटाइड प्रोसेस या चिन, डॉर्सल ऑफ नोज, फोरहेड, पेरोटाइड प्रोसेस या चिन, चारों में से कहीं भी रखकर या वर्टेक्स पे भी रखते हैं, ठीक है। कहीं भी रखकर आप पेशेंट को कहेंगे आवाज आ रही है, दोनों तरफ आ रही है, किसी एक तरफ तो नहीं आ रही। आप अगर दोनों तरफ आ रही है मींस वेबर टेस्ट नॉर्मल, अगर उसे किसी एक तरफ आ रही है तो फिर एब्नॉर्मल, या तो उस तरफ का कंडक्टिव लॉस है, अपोजिट साइड का समझ सेम एयर का सेंसिंग नहीं, अपोजिट का सेंसिंग जिस साइड पर रेडियलाइज हुई है वेबर ऑलवेज रेडियलाइज टू नॉर्मल एयर, ठीक है। वेबर का बेसिकली कॉम्बिनेशन तो या अपोजिट एयर का सेंसिंग, सेम एयर का कंडक्टिव हेयरिंग लॉस या सर व्हाई एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन? ऑसिकल की वजह से, बेटा ऑसिकल के थ्रू जा रही है ना, तो थोड़ी सी भी होती है तो मैकेनिकल एनर्जी एयर उसे कंडक्ट करती है, वो मूव होकर चली जाती है। बोन कंडक्शन हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड चीज को मुंह पे मारना, कभी उसको मुक्का मारो टेबल को, उसकी साउंड ज्यादा देर रहती है, या किसी थरथराने वाली चीज को मुक्का मारो तो साउंड ज्यादा देर रहती है। दो टेस्ट होते हैं हम इसके बैलेंस के लिए, निस्टैग्मस और फिस्टुला टेस्ट। निस्टैग्मस हम क्या करते हैं, पेशेंट का हम तकरीबन 1 आर्म लेंथ पे बैठ के उसे हम पेशेंट को क्या कहते हैं
फिंगर नोज मेरी फिंगर उंगली की तरफ देखते रहो और सर को ना हिलाओ और 30 के एंगल तक हम उसे लेकर जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं कि चलें इस मेरी उंगली को देखते हो, सर को नहीं हिलाना, देखते हैं 30 के एंगल तक लाके रुक जाते हैं, 30 सेकंड का वेट करते हैं, देन अपवर्ड देन डाउनवर्ड देन दूसरी साइड पे। बात ये कहते हैं, बात कहते हैं सिंपल, बस 30 का एंगल तक लाके रोके 30 सेकंड तक, फिर दूसरी ले जाए। इसमें अपर गेज एंड लोअर गेज में भी चेक हो जाता है स्टेटस, ये जस्ट लेटरल गेज के अंदर ही चेक होता है। 30 से ज्यादा इसलिए नहीं जाते ताकि गेज स्टेटस तक प्रोड्यूस हो जाए। और 30 सेकंड का वेट क्यों करते हैं? है तो फिर आ जाए पेरिफेरल स्टेटस बात का थोड़ा लेट प्रोड्यूस होता है। स्टेटस प्रोड्यूस कैसे होता है? अगर मुझे कॉफी से पहले तक उसके बाद कॉफी से पहले तो उसमें ये होता है कि ऑपोजिट साइड पे जो एयर है जो वो उतना सिग्नल दे रही होती है ताकि मतलब से जैसे हम मस्की ब्लॉक कर रिफ्लेक्ट होते हैं उसकी वजह से दिख दिखाता है। जब हेड राइट को टर्न करते हैं तो आईज जो है लेफ्ट को मूव करते हैं, तो उसकी वजह से इसने कोई समझा? मैं समझ गया, कहना चाह रहा है मुझे तो समझ आ गई है, आपको किसी को समझ आया? सिंपल सी बात कह रहे हैं। देखो वो इसके दो होते हैं स्टिग्मस, ठीक है, एक जो बेसिकली लेब्रिंथ की वजह से स्टिग्मस आता है। लेब्रिंथ में सेक्यूल एंड यूट्रिकल पड़ा होता है जो कि हमारे बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। तो सेक्यूल एंड यूट्रिकल की वजह से आ रहा था। उसमें क्या पड़ा होता है? उसमें ऑटोलिथ्स पड़े होते हैं। ऑटोलिथ्स बेसिकली यूं समझते हैं कि अटैच होते हैं वॉल के साथ, और इनके ऊपर भी वैसे ही सीधे मूव होते हैं। और जब हम हेड को रोटेट करवाते हैं तो ऑटोलिथ के अंदर एंडोलिंक होता है तो वो सीधे मूव होते हैं, एंड दैट द ब्रेन के हेड मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। एंड जब ये नॉर्मली भी मौजूद होते हैं तो नॉर्मली भी ये फायरिंग कर रहे होते हैं। वो एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड पे फायरिंग, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 50 पे फायरिंग हो रही है, 50 पे फायरिंग दोनों हमारे ऑटोलिथ्स कर रहे हैं और ब्रेन परसीव कर रहा है कि हेड नॉर्मल सेंटर में मौजूद है। जब मैं हेड को इस तरफ मूव करता हूं तो इस तरफ फायरिंग क्या होती है? फायरिंग रेट 70 पे चला जाता है, 70 पे जाता है, ये 50 रहता है। हेड परसीव करता है कि हेड राइट साइड पे मूव हो रहा है, तो हेड राइट साइड पे मूव हुआ और बॉडी का बैलेंस उसी हिसाब से मेंटेन कर लिया जाता है। साथ में आईज को भी ऑर्डर होता है कि मूव टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हेड ने राइट पे चला गया, ठीक है। नहीं हम राइट में है ना, तो नहीं वो तुम बात की बात कर रहे हो, मैं बात में जब आऊंगा जब उसको करेक्शन कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहा हूं। नॉर्मल फिजियोलॉजी ये हुई कि जब इसने हेड ने इस तरफ मूव किया तो इधर ये सब एग्जांपल्स हैं, 70 का थ्रेशोल्ड, 50 का थ्रेशोल्ड आपको समझाने के लिए है। ये इधर गया तो वो थ्रेशोल्ड जब बढ़ा तो क्या हुआ? हेड ने मूव किया इस साइड पर और आईज, अब ये तो नहीं है ना हेड इस तरफ मूव हुआ हमारी आईज उधर ही रह जाए, आईज भी साथ मूव करती है ना, तो वो नॉर्मली साथ मूव कर जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि इस तरफ मूव किया, इधर से 70 का थ्रेशोल्ड, इधर से 50 मिल रहा है नॉर्मल, तो ये ब्रेन का नॉर्मल प्रोसीजर था। अब आ गया कि कोई डिजीज हो गई है। ये दो तरह की होती है, एक होता है रिएक्टिव, एक होती है डेड, ठीक है। सुपरेटिव लीजन्स जो होती हैं वो रिएक्टिव लीजन्स होती हैं, उसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हुई होती है। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है? रेट और जो इंक्रीज हुआ होता है ना बच्चे, फायरिंग रेट इंक्रीज हुआ होगा, और डेड के अंदर फायरिंग रेट कम होगा। अब आ जाए कि जब इधर फॉर एग्जांपल लेब्रेंथाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, सुपरेटिव लेब्रेंथाइटिस है, ब्रेन को क्या मिल रहा है जी? इधर से फायरिंग रेट 80 90 जा, ब्रेन कहता है कि जी कि मैं हेड मूव कर रहा है, इट मींस राइट साइड पे, क्योंकि इधर से 50 ही आ रहा है ना, इधर नॉर्मल पड़ा हुआ है, समझ आ रही है मेरी बात? इधर से 80 90 जा रहा है क्योंकि सुपरेटिव लेब्रेंथाइटिस हुआ है, लेब्रेंथ की इन्फ्लेमेशन हुई है, इधर से फायरिंग रेट ज्यादा है, तो ब्रेन परसीव करता है कि हेड राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो क्या आता है? आईज को कहता है, आईज को कहता है राइट साइड पे मूव करो, आईज राइट साइड पे जाती है। बाकी हमारी आईज देखती हैं, प्रोप्रियोसेप्शन सेंसरी इनपुट कहता है हेड तो मूव ही नहीं कर रहा, करेक्शन कंपोनेंट आता है, वेस्ट्रल ऑक्यूलर रिफ्लेक्स जिसकी ये बात कर रहा है, आईज का करेक्शन कंपोनेंट फौरन अब कहता है कि नहीं वापस आओ, आईज हेड मूव नहीं कर रहा, फायरिंग कहती है हेड मूव कर रहा है, वापस आओ, हेड मूव कर रहा है, वापस आओ, हेड मूव कर रहा है, वापस आओ। दैट इज अ करेक्शन कंपोनेंट, फास्ट कंपोनेंट वो जल्दी से वापस लाता है, वो फायरिंग से वहां लेकर जाती है। ये बेसिकली इस टेक्निक है, समझ में आ गया टेक्निक कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहीं पे क्या हुआ, साथ में डेड हो गई, डेड हुई तो इसमें जीरो सिग्नल भेज रहा है,
ये 50 भेज रहा है, नॉर्मल था ना। लेकिन ब्रेन ने क्या कहा कि भाई ये तो ज्यादा भेज रहा है, इधर से तो सिग्नल 0 नॉर्मल ले लिया ब्रेन ने और कहा कि इधर ज्यादा है, तो स्टिग्मस इस तरफ आना शुरू हो गया। लेकिन फिर वो बाकी दोनों सेंसरी इनपुट 3 है ना हमारे, सेंसरी या प्रोप्रियोसेप्शन है, आईज है और लेबरेंथ है, ये 3 हमारे इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं। सेरिबेलम इनके साथ इन्वॉल्व होता है सेंट्रल में, ठीक है। तो अब उसने कहा कि वापस आओ। अब डेड लेबरेंथ में अपोजिट साइड पे स्टिग्मस आ रहा है एंड सुपरेटिव लेबरेंथ में सेम साइड पे आ रहा है। पता लग गया। अब बैठ के सर जस्ट एक उंगली के इशारे से पेशेंट का डायग्नोज कर लेते हैं कि इसे सुपरएप्टिव लेबरेंथाइटिस है, इसे या डेड लेबरेंथ है। स्लो कंपोनेंट को देखना है, स्लो फास्ट दोनों ही देखने हैं आपने, ठीक है। देन आपने फिर दूसरी तरफ भी देखना है, फिर आपने बाकी उसकी भी देखना है, फिर आपने अंदाजा लगाना है कि डेड लेबरेंथ है सुपरएप्टिव के अंदर उसकी बाकी फीचर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन मौजूद होंगे ना। डेड लेबरेंथ के अंदर सारी चीजें आएंगी, डेड आएगी, ठीक है। सर डेड के अंदर स्लो कंपोनेंट आएगा, स्लो हो जाएगा, ओके। सो क्योंकि फास्ट कंपोनेंट जो है ना वो हमेशा उसे मिड की तरफ लाएगा, नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करेगा। फास्ट कंपोनेंट बेसिकली करेक्शन कंपोनेंट है। समझ आ गया? स्टिग्मस देख लिया। देन उसके बाद बच्चे आपने देखना है उसका फिस्टुला टेस्ट करना है। फिस्टुला टेस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, अगर कोई आपकी जो ये पड़ी हुई है मिडिल एयर के अंदर कोई फिस्टुला मौजूद है, इनर वॉल के अंदर जो मीडियल वॉल है उसके अंदर कोई फिस्टुला मौजूद है जिससे अंदर कम्युनिकेशन हो चुका है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एयर पे बेसिकली जो सीगल स्पेकुलम होता है प्रॉपर प्रेशर देके आप चेक करते हैं। प्रेशर इंट्रा जो मिडिल एयर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं और मिडिल एयर का प्रेशर इंक्रीज करके उस प्रेशर को इनर एयर पे ट्रांसफर करते हैं। इनर एयर के अंदर वो प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, फायरिंग रेट बढ़ जाएगा और स्टिग्मस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेशर सीगल स्पेकुलम के थ्रू इंक्रीज करते हैं एक्सटर्नल एयर के अंदर और प्रेशर को इनर में करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उसकी टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मिडिल एयर से जाना है प्रेशर तो टाइम्पैनिक परफोरेट होगी तभी वो चेक होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने प्रेशर इंक्रीज किया, जहाँ से सेक्युलर न्यूट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हुआ और उस प्रेशर को उसने परसीव किया कि हेड मूव कर रहा है और स्टिग्मस आना शुरू हो गया। अगर नहीं आता तो मींस कोई चीज डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं है ना, फिस्टुला होगा उसके अंदर सुराख होगा तो ट्रांसफर होगी ना, नहीं है इसमें आ गई। मिडिल एयर के अंदर अगर कोई सुराख है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं आया तो नहीं स्टॉप है, अगर ट्रांसफर हो गया। अब ये है कि इनके हमारे पास सीगल स्पेकुलम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट उसके एयर को पकड़ेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 5 के बाद प्रेस करके वहीं पे रोक देंगे। ये हमने क्या किया, पंप एक्शन किया। ये देखना इस तरफ सारे 1 2 3 4 5 5 के बाद ऐसे दबा दिया 1 2 3 4 5। सर इसमें आंखों को देखना है, देखना आंखों में सर तो फिर किस तरह खड़े होना है हमने, बैठे होंगे, बैठ के करना है, बैठ के करना है ये। हां ये बैठ के करना है, सब कुछ करना बैठ के ही है, ताकि बंदे वहां पे खड़े ना हो जाए इस तरह से खड़े होके कर रहे थे। सब कुछ बैठ के करना है, मतलब तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूं। फिस्टुला टेस्ट करते हुए बच्चे ये 1 2 3 4 5 ये सामने रखें, ये आपको दिखाने के लिए कान इधर किया था, ठीक है, वरना एक्चुअली कान साइड पे ही है। क्यों देख रहे हैं यार सारे 1 2 3 4 5 एक आंख एक करना है काम, ये ना समझना कि दोनों काम करने हैं, एक आंख करना है और देखना आंखों में है, देखना आंखों में ही है, ठीक है। सो आंखों में देख के उसकी आपने देखना है कि उसे स्टिग्मस प्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ, राइट जी, समझ आया? चलिए स्टिग्मस समझ आ गया, फिस्टुला टेस्ट समझ में आ गया, बैलेंस के 2 टेस्ट हो गए। इसके अलावा हो सकता है कोई क्रूज एग्जामिनर हो तो आपसे वो भी करवा ले, गेट करवा ले आपसे, या सेरिबेलर साइंस करवा ले। सेरिबेलर साइंस 2-3 ही करवाते हैं, डिस्डायोडोकाइनेसिया, फिंगर नोज फिंगर टेस्ट, रोमबर्ग, ठीक है। एक इसके लिए अंडरबर्गर भी करवाते हैं, वो डिपेंड करता है अगर कोई आ जाए अंडरबर्गर अगर कह दे तो वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हाथ सीने पर बांध कर और जस्ट आंखें बंद करके और पीटी एक्सरसाइज करनी है। अगर लियन होगी तो पेशेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द लियन, पेशेंट लाइक लियन की साइड पर चला जाएगा, राइट जी। तो ये हो गया ये करते हुए बात हो गया।
ईयर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, थ्रॉट एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद फेशियल करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। ओके, थ्रॉट का एग्जामिनेशन, थ्रॉट का एग्जामिनेशन बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, कोई उसके अंदर साइंस नहीं है ज़्यादा, वही टंग टेस्टर है। सर वो समझ नहीं आता। ऑडियोग्राम मुझे आपको एक ऑडियोग्राम बने हुए हैं बुक के अंदर, यस सर भाई, ठीक है, एक पैनोग्राम बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पैरा का भी आता है बात ना, पैरा का याद रखिएगा, अगर वेव 5 मौजूद है, वेव बनी हुई है 1 2 3 4 5 वेव, ये मैं आपको सिर्फ कुलिये बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई वो बुकेश ना लीजिए, एग्जामिनेशन की कुलियां हैं जो हमने भी एग्जाम के अंदर ऐसे ही तैयार किए कि भाई जस्ट कुलिया तैयार कर लो, उसके जाके पता नहीं तो बेपनाह वेरिएशन है, ये पूरा एक फील्ड है ऑडियोमेट्री ना, ठीक है। कुलिया सिंपल सा, आप वेव 5 मौजूद है मींस पैरा नॉर्मल है, वेव 5 नहीं मौजूद तो पैरा नॉर्मल है, इट मींस हियरिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट जी। पैरा की रिपोर्ट को आपको पढ़ना आ गया कि वेव 5 मौजूद है तो नॉर्मल है, हियरिंग मौजूद है, वेव 5 नहीं मौजूद तो समझो कुछ नहीं मौजूद, ठीक है, राइट। उसके बाद आ जाए आप इस पे टिम्पैनोग्राफ में 5 तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल है, जहां ए डी आ जाए तो याद रखें डिसकंटिन्यूटी है, डी फॉर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। एस ऑटोसक्लेरोसिस, ठीक है। बी डाउन शिफ्ट है तो बड़ा हुआ है, ठीक है। रट्टी है, 5 सवाल है, रट्टी की तरह है। एयरबोर्न गैप वो समझ नहीं आता। एयरबोर्न गैप बच्चे डिगरा के अंदर एक बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई है जिसमें मार्क्स बने हुए हैं ना, बोन कंडक्शन के और कंडक्शन के। एयरबोर्न कंडक्शन जो गैप है ना वो 10 to 15 का होता है ना, डेसिबल का, वो देख लेना है, साइड पे तुम्हें डेसिबल लिखे हुए आ रहे होंगे। बोन कंडक्शन का भी एयर कंडक्शन का ग्राफ हो 10 से 15 का ग्राफ मौजूद है तो मींस नॉर्मल है, ठीक है। नीचे की तरफ आ गया तो समझ लो सेंसरी न्यूरल हिंग क्लास है, ऊपर की तरफ दोनों ग्राफ चले गए तो समझ लो कंडक्टिव हिंग क्लास है, बस ये कुलिये है सिंपल से। अगर ग्राफ दोनों ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो कंडक्टिव है, नीचे हायर फ्रीक्वेंसीज पे आ रहा है तो सेंसरी न्यूरल है, ठीक है, और गैप दरमियान में मौजूद है तो नॉर्मल है, ठीक है। 2000 का डिप बना हुआ है तो ऑटोसिक्लियोसिस है, 4000 या उससे अबव की फ्रीक्वेंसीज पे आ रहा है तो नॉइज इंड्यूस्ड है, ठीक है। ये है बस बोलिए, ये याद रखना, ठीक है। इसका ग्राफ आ जाए सर, रिपीट कर देना है आपका अच्छा बच्चे, वेव 5 पैरा के अंदर मौजूद है तो नॉर्मल है, वेव 5 मौजूद नहीं है तो नॉर्मल है। टिम्पैनोग्राम में बी शेप्ड है तो मीन ट्यूस्टिशन ट्यूब ब्लॉक है या मिडिल लेवल में फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। या अगर ए एस है तो मींस ऑटोसिक्लियोसिस है, ए डी है तो ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी है, नॉर्मल आता है। एक आता है वो नेगेटिव प्रेशर वाला जो पहले स्टूपिलिटी हो जाता है, रिड्यूस कंप्लायंस। अच्छा ये 5 ग्राफ हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाए आप देखिए कि प्योरटोन ऑडियोमीटर या प्योरटोन ऑडियोग्राम पे उसके अंदर बच्चे अगर 10 to 15 का गैप मौजूद है एयर और बोन के अंदर तो नॉर्मल है। बोन कंडक्शन जो दोनों जा रहे हैं ना उनके अंदर 10 to 15 का डेसिबल का डिफरेंस है तो नॉर्मल है। अगर वो करीब हो जाते हैं तो नीचे की तरफ होके करीब हुए हैं तो सेंसिटिव क्लास है, ऊपर की तरफ होके हुए तो कंडक्टिव क्लास है। 2000 पे अगर डिप आया है तो ऑटोसिक्लियोसिस है, 4000 पे वो डिप आके और आगे जा रहा है 6000 8000 की तरफ तो वो नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस है। सर अगर एयर और बोन की लाइनें दूर दूर हो गई हैं फिर एयर बोन की लाइनें दूर दूर की हो सकती है, अगर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है तो करीब करीब भी हो सकती है। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है तो करीब 10 to 15 का डिफरेंस होना नॉर्मल है, उससे करीब हो गई या दूर हो गई दोनों नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है। 10 to 15 डेसिबल याद रखेंगे, 10 to 15 डेसिबल। वो बेड साइड पढ़ी है तुम लोगों ने, बेड साइड टेक्निक डॉक्टर नायतुल्लाह एंड डॉक्टर शबीर नासिर, यस सर पढ़ी है। ये डॉक्टर नायतुल्लाह की लिखी हुई है। डॉक्टर नायतुल्लाह इंतहाई आला किस्म के टीचर है, ठीक है। मुझे आज तक उनकी बात याद है, वो कहा करते थे कि बेटा नॉर्मल को पढ़ना सीख लो, अब नॉर्मल सारी जिंदगी आराम से पिक कर लो। तुम्हें नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। जब नॉर्मल पता होगा कहते हैं कि एबनॉर्मल तो यार 4-5 चीजें हुआ करती हैं ना, एबनॉर्मल कोई 100 तो नहीं होती, एबनॉर्मल 4-5 चीजें होती हैं,
ठीक है। सो नॉर्मल वो हमें पल्स पढ़ा रहे थे बेसिकली, कहते हैं कि नॉर्मल पल्स देखनी जिस दिन तुम्हें आ गई तो उस दिन तुम नॉर्मल पल्स को आराम से उठा लोगे, एटलीस्ट डायग्नोज नहीं कर सकोगे, ये तो कह दोगे ना यार ये नॉर्मल नहीं है। जब नॉर्मल नहीं है तो फिर उसका कुछ ना कुछ तुम कर लो, जब तुम एबनॉर्मल को नॉर्मल तस्वीर कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि और उसका बेहतरीन तरीका क्या कहते थे कि पल्स देखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है रात को जब सोने लगो तो अपनी पल्स पे हाथ रखो और इसको सुनते सुनते सो। और लिटरली बाकी मुझे याद है थर्ड ईयर में मैं पढ़ाया था, फोर्थ ईयर में जाके हम लोग गॉड के अंदर मरमर पिक कर लिया करते थे। फोर्थ ईयर के अंदर हम जो नॉर्मल पल्स उसको एक साल सिर्फ अपनी पल्स फील कर लो, ठीक है, सारी जिंदगी ठीक है। ये मैचिंग करनी होती नहीं होती शरीफ नहीं। ओके